तो गाइस आज हम देखेंगे बुधवार में आगे क्या होता है। तो गाइस बुधवार मींस वेडनेसडे और ये है सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने देखा बुधवार जो हमारी वेडनेसडे है, मेयर वोकर के फ्यूनरल में आई हुई है, जहां पर उसे शक है कि उनका असली कातिल इन्हीं पब्लिक में से कोई है जो छुप के सब चीजें देखने लग रहा है, बट उसे पता लगा के रहना पड़ेगा। और तभी उसे नजर आता है कि जंगलों में से उन्हें कोई देखने लग रहा है, जिसका वो पीछा करने लगती है और उस पर अटैक करती है। बट यहां पर उसके पास बिजली वाली पावर्स थी और उसको दूर पटक कर मारता है। जहां पर वेडनेसडे को पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसके अंकल फेस्टर हैं जो उससे मिलने के लिए आए हैं, जिसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और रियल तो अंकल फेस्टर ने कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन के लिए छुप के रहना पड़ेगा, और इसीलिए वो आ चुके हैं नेवरमोर में वेडनेसडे से मिलने के लिए भी और छुपने के लिए भी। वैसे वो नेवरमोर में कभी पढ़े नहीं और उन्हें इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट वो जान चुके थे कि यहां पर वेडनेसडे पे किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया है और बाकी सब उसके डैड से। तो वो थोड़ा एक्साइट होते हुए पता लगाने आए कि यहां पर क्या क्या गड़बड़ चल रही है, और यहां पर वेडनेसडे के साथ इतना सब इंजॉयमेंट हो रही है तो वो उसे भी ज्वाइन करना चाहता है। जहां पर वेडनेसडे इतनी खुश नहीं थी, बट अंकल फेस्टर उससे मिलने आए हैं तो थोड़ी अच्छा फील करती है और फिर उसको लेके जाती है यूजीन के बी कीपिंग वाले प्लेस में छुपने के लिए, जहां पर वो कुछ टाइम रुक सकता है। जिस मोमेंट पे उसके अंकल बहुत ज्यादा खुश है कि उसका दोस्त बना है, शायद उसकी बुरी किस्मत। बट यहां पर वेडनेसडे बताती है कि प्लीज उसकी चीजों को टच मत करना और उसकी बीज को खाना मत, ये यूजीन के बच्चे जैसे हैं, उनको खाना मना है। और ये देखकर अंकल फोस्टर बोलते हैं कि तुम ऐसे डांटती हो जैसे तुम्हारी मॉम, बिल्कुल एक जैसे, जिसको सुन के वेडनेसडे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और वो पूछना चाहती है उस मॉन्स्टर के बारे में, जहां पर वो फोटो दिखाती है एक्सेवियर ने ड्रॉ करी थी, जिसको देखते ही उसके अंकल बोलते हैं कि तो हाइड है, उसने 1983 में एक देखा था, गाना बजाते हुए एकदम मॉन्स्टर बन गई और आधे ऑडियंस को ही खा लिया था। फिर भी उसको 3 रेटिंग तो मिली गई, उसने बड़ा अच्छा बजाया था खाने से पहले तो। जिसको सुनने के बाद समझ चुकी थी कि हाइड एक ट्रांसफॉर्मिंग मॉन्स्टर है जो इंसान से मॉन्स्टर में बदलकर अपने ऊपर से काबू खोकर अटैक करने लगता है। और उसे पता करना पड़ेगा कि इस नेवरमोर में वो कौन है, और उसके बारे में पता करने के लिए उसे शायद रेफरेंस चाहिए, जिसके लिए अंकल फोस्टर बोलते हैं कि तुम्हें ट्राई करनी चाहिए नेथेलियन फोकनर्स डायरी, शायद उसके अंदर तुम्हें कुछ मिल जाए। जिसको देख के सरप्राइज थी क्योंकि यहाँ पर नेवरमोर की इतनी सारी लाइब्रेरी में बुक्स थी, उनमें किसी के अंदर भी हाइड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था। बट उसे इस डायरी से शायद उम्मीद है कि उसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि नेथलन फोकनर ने अपने टाइम में हर एक आउटकास्ट को स्टडी किया था और इस बुक को तुम्हारे ही डैड ने नाइट शेड के एक लॉकर के अंदर रख दिया है। और यहाँ पर ये सुनने के बाद तो वेडनेसडे चुपचाप रात को नाइट शेड के ग्रुप में जाकर उस डायरी को निकालने की कोशिश करेगी, जिसमें उसके अंकल की भी उसे हेल्प चाहिएगी, बट तब तक उसे पकड़े नहीं जाना है। और अगर वो पकड़ा गया तो वो खुद ही उसे पुलिस के हवाले करके जितना भी उस पर इनाम है वो खुद रख लेगी। और यहाँ पर 20 को खाना मना है, उसे डांटते हुए जाने लगती है। और यहाँ पर उसके अंकल छुपकर यहाँ पर रहने वाले हैं, जो शायद कोई बड़ा कांड करके बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर अब उन्हें शायद पुलिस से छुपना पड़ रहा है। और अब वेडनेसडे अपने रूम में जाने के बाद अपनी नोवेल कंप्लीट करने की कोशिश करती है, बट तभी वहां पर ईनेड आ चुकी थी अपनी सिल्वर मून नेल पॉलिश ढूंढने के लिए, जो उसे नहीं मिल रही है। और यहाँ पर वो अपने न्यू रूममेट के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रही है और वेडनेसडे के साथ शायद आना नहीं चाहती है, बट वो जानना चाहती है अगर वेडनेसडे चाहे तो वापस आ सकती है। बट यहाँ पर वेडनेसडे एटीट्यूड दिखाती है, जिसको ईनेड बिल्कुल भी ना सहते हुए वहां से चली जाती है। और कहीं ना कहीं वेडनेसडे को अब अकेला रहना पड़ रहा था, जो उसे इतना भी पसंद नहीं आ रहा है। और अब रात को जाती है सीधा ही नाइट शेड के अंदर, जहां पर वो अंकल फेस्टर से मिलने वाली थी, बट तभी उसे मिलता है एक्सेवियर जो वहां पर था, जिसको देख के वो सरप्राइज थी कि यहाँ पर कर क्या रहा है। बट उसी मोमेंट पे एक्सेवियर बोलता है कि ये नाइट शेड की ग्रुप की प्लेस है, यहाँ पर वो आ सकता है, उससे ही पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एक्सेवियर से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि यही वो मॉन्स्टर है जो लोगों को मारने लग रहा है, और हर उस प्लेस पे वो मिलता है जहां पर वो मॉन्स्टर जाता है। बट एक्सेवियर एक्सप्लेन करता है कि वो हर बार उसका सपोर्ट करता रहा, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, और गुस्से में वहां से जाने लगता है। और उसके जाते ही हम देखते हैं यहाँ पर अंकल फेस्टर जो छुप के बैठे हुए थे बाहर आते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो स्पार्क्स चल रहे हैं, और यहाँ पर अपने हाथ से बिजली निकाल रहे थे, जिससे पता चलता है कि अंकल फेस्टर को हर जगह उंगली करने की तो पक्का आदत है। जिस मोमेंट पे हमें दिखता है थिंग आकर सीधा अंकल फेस्टर पे अटैक करता है अपने पर्सनल किसी फाइट के लिए, जिस मोमेंट पे वेडनेसडे उन दोनों को साइड करती है और बोलती है कि इस लॉकर को खोलो। जिस मोमेंट पे अंकल फेस्टर ने उस लॉकर को ढूंढ रखा था, और यहाँ पर थिंग धीरे धीरे करके लॉकर को खोल के वो डायरी निकाल लाता है। और गाइस गुड न्यूज फॉर इंडिया, जहां पर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड
एपिसोड में नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड मिला और उसको किसी और ने नहीं, हमारी प्यारी बुधवार ने ही प्रेजेंट किया था। तो वो तो जस्ट ये न्यूज थी, मैं सोचा बता दूं अपने चैनल पे। तो आगे बढ़ते हैं जहां पर हम देखते हैं वेडनेसडे अपने रूम में आने के बाद फिर से उसी बुक को पढ़ने लगती है और पता लगाती है कि हाइड इंसान ही होते हैं जो आर्टिस्टिक होते हैं नेचर में, बट उनके किसी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस के बाद वो एकदम हाइड में बदल जाते हैं और ये शायद केमिकल और हिप्नोसिस दोनों प्रोसेस से किया जा सकता है। और यहाँ पर ये हाइड सिर्फ अपनी मास्टर की बात मानता है और कभी कभी तो इतना डेंजरस हो जाता है कि उसके कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर वेडनेसडे को पता था कि उसे एक नहीं दो लोगों की तलाश है, हाइड और उसका मास्टर, जो मिलकर ये पूरा प्लान कर रहे हैं और लोगों को एक एक करके मार रहे हैं जो शायद उसके टारगेट पर है। जिसको सोचने के बाद वो ये सब डिस्कस कर रही थी अपने अंकल फेस्टर से, बट तभी उसके गेट पे नॉक होता है और यहाँ पर जैसे ही मुड़ती है यहाँ पर उसके अंकल छुप जाते हैं जिससे कि किसी को पता ना चल पाए कि उसके अंकल उसके साथ हैं। और तभी अंदर आ चुकी थी मिस थॉर्नहिल उससे बात करने के लिए, स्पेशली इनेट के मामले में, क्योंकि वो रूम छोड़ के जा चुकी है और वो जानना चाहती है कि इन लड़कियों की लड़ाई तो नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो उस सबको सुलझा ले, इस तरह दुश्मनी ना रखे। ये सब स्कूल की एज है, दोस्ती और लड़ाई तो चलती रहती है और डोम रूम इसीलिए दिए गए हैं जिससे कि कोई लोग दोस्त बन सके जो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ तो इतने अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं कि वो जिंदगी भर फ्रेंड्स रहते हैं, उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पर वेडनेसडे को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो चुपचाप सुनते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं और वो नॉर्मली अब नहीं रहना चाहती थी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं इसके बाद वहां से जाने लगती है मिस थॉर्नहिल और तभी वो देखने लगती है अपने अंकल फेस्टर को जो इनेट के सॉफ्ट टॉयज के बीच छुप के बैठा हुआ था, जिसको देख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसे ना सॉफ्ट टॉय पसंद आ रहे हैं और ना ही उसके अंकल जो ऐसी अजीब हरकत कर रहे हैं इस मोमेंट पर। और वहां से वो जाने लगती है जंगलों की तरफ जहां पर वो एक्सेवियर को किसी से बात करते हुए देख पाती है जो जल्दी जल्दी में किसी से मिलने जा रहा था कुछ इमरजेंसी के कारण। और यहाँ पर वो उसको फेस भी करती है बट एक्सेवियर उससे बात करना ही नहीं चाहता है और यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वेडनेसडे, जिस मोमेंट पे अंकल फेस्टर ने उसकी साइकिल पे एक ट्रैकर लगा दिया था, जिस मोमेंट पे अंकल फेस्टर उसका पीछा करने वाले हैं उसकी अजीब सी मोटरसाइकिल पे, जिसको देख के वेडनेसडे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है तो अपने अंकल के साथ जाने लगती है बिल्कुल शोले वाले स्टाइल में एक्सेवियर के पीछे, जहां पर वो छुप छुप के देख पाती है एक्सेवियर को मिलते हुए उसके थेरेपिस्ट से। और यहाँ पर वो बताने लगता है कि किस तरह उसने एक विजन देखा जहां पर उस थेरेपिस्ट की मौत हो चुकी थी। इन सारी बातों को सुन के वेडनेसडे समझ चुकी है कि यहाँ पर एक्सेवियर ही वो हाइड है और उसकी मास्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी थेरेपिस्ट है, जिसने शायद अपने हिप्नोसिस पावर से उसके अंदर के हाइड को जगा दिया हो और उसे यूज कर रही है लोगों को मारने के लिए। और इस बारे में वो प्रिंसिपल को जरूर बता कर रहेगी और यहाँ पर सीधा जाने लगती है स्कूल की तरफ, सीधा मिलती है प्रिंसिपल से। बट यहाँ पर प्रिंसिपल के पास पहले ही थेरेपिस्ट पहुंच चुकी है जो बात करने लगती है वेडनेसडे की मेंटल हेल्थ के बारे में और बताती है कि किस तरह जज को उन्हें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या रिकवर हो रहा है। जहां पर प्रिंसिपल बोलती है कि ये कहीं ना कहीं रिकवर कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है स्टडीज में और उसका बिहेवियर भी बेटर हो चुका है। जहां पर झूठ बोलती है वेडनेसडे कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा मिलने झुलने लगी है लोगों में। और इस बात को सुन के उसकी थेरेपिस्ट खुश होने लगती है और बोलती है चलो अच्छी बात, तो फिर अगले मंडे को मिलते हैं। और यहाँ पर वो जज को रिपोर्ट दे देगी कि सब कुछ सही है, जिसको देखने के बाद वेडनेसडे वहां से जाने लगती है और वो सस्पिशियस है कि यहाँ पर थेरेपिस्ट हाइड को कंट्रोल करने लग रही है और वो शायद प्रिंसिपल को भी मरवा सकती है। उससे पहले उसे प्रिंसिपल को सब सच बताना होगा, बट उस मोमेंट पे बता नहीं सकती है तो वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर थेरेपिस्ट को लगता है कि ये अजीब हरकत क्यों कर रही है वेडनेसडे प्रिंसिपल से मिलने के बाद। और अब वेडनेसडे अपने मन को शांत करने के लिए और उस डायरी को पढ़ने के लिए जा चुकी थी कॉफी शॉप में अपने अंकल के साथ में, जहां पर अंकल बार बार देख पा रहे थे कि यहाँ पर ये लड़का उसको बार बार देख रहा है, शायद इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा उससे पहले कि ये मुझे पहचान ले। बट तभी वेडनेसडे बताती है कि वो आपको नहीं देख रहा है, वो मुझे देखने लग रहा है। जहां पर टाइलर था वो बंदा जो वेडनेसडे के लिए कॉफी लेकर आता है और यहाँ पर उसको देख के बोलते हैं कि मैंने यही देखा था उस रात को जब मेरे पे अटैक हुआ था। जिस मोमेंट पे वो दोनों बैठ के उस मॉन्स्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि किस तरह उसका मास्टर उसे अनलॉक करता है। बट इसी मोमेंट पे वेडनेसडे को याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि हम दोनों पास ना आए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ उससे तुम्हारे डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट उस मोमेंट पे टाइलर बोलता है कि पहली बात तो मेरा ब्रेक टाइम है और ऊपर से मेरे डैड यहाँ पर है नहीं तो डरने की क्या बात है। बट तभी उस मोमेंट पे वहां पर टाइलर के डैड आके डांटने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए, मैंने तुम्हें समझाया था। और तभी टाइलर देख पाता है कि यहाँ पर उसके अंकल गायब भी हो गए हैं जो सामने बैठे हुए थे, जिसको देख के थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि
उसके हैंडशेक करते हुए उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी मारा था और अब वो सरप्राइज है कि वो गायब कहाँ है। जिस मोमेंट पे उसके डैड टेम्पलेट्स बांटने लग रहे थे कि यहाँ पर एक बैंक चोरी हो चुकी है और उसकी शक्ल कुछ ऐसी मिलती है जो कहीं ना कहीं अंकल फोस्टर की थी, जिसको देख के टाइलर समझ चुका है कि उसके अंकल फोस्टर एक चोर है और बैंक रॉबरी कर चुके हैं। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे बोलती है कि मैंने तो इसको कभी नहीं देखा है और टाइलर भी यही बोलता है और उसके डैड के जाने के बाद वेडनेसडे को एक्सप्लेन करता है कि उसकी फैमिली बड़ी ही कलरफुल है, कोई ना कोई अजीब अजीब टैलेंट तो उसकी फैमिली में पक्का है, बट इन सब चीजों को साइड रखे उसके साथ डेट पे चले, क्योंकि जैसे उसने प्लान किया था एक डेट तो उसके साथ सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, जहां पर वेडनेसडे बताती है कि उसे बाहर जाना रात को अलाउड है नहीं, तो कैसे डेट सेलिब्रेट करेंगे। बट यहाँ पर टाइलर के पास एक तरीका था कि वो क्यों ना स्कूल के पास क्रैकस्टोन क्रिप्ट पे रात को 9 बजे मिल जाएगा, जहां पर वेडनेसडे मना तो करना चाहती थी क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं है, बट उसे अब आना पड़ेगा क्योंकि उसने वादा किया था। जहां पर ये देख के टाइलर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट यहाँ पर वेडनेसडे को सिर्फ इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि उसने उसे प्रॉमिस किया था। और अब रात को जाने से पहले वेडनेसडे तैयारी कर रही थी, तभी उसे मिलती है वही सिल्वर मून की नेल पॉलिश जो इनिट की थी, और वो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी अपने रूममेट को, जिसको थिंग समझ पा रहा है, बट वो थिंग से बोलती है कि वो बिल्कुल मिस नहीं कर रही है और इसको उसको लुटा देना और तुम्हारा एक ही काम है, उस डायरी का ख्याल रखो। जिस मोमेंट पे यहाँ से जाने लगती है वेडनेसडे अपनी सो कॉल्ड डेट के लिए, जिसके लिए वो ज्यादा एग्री नहीं थी ना ही एक्साइटेड थी, जहां पर वो मिलती है टाइलर से, और यहाँ पर टाइलर ने तो पूरी जगह परफेक्ट डेट के माहौल के हिसाब से सेट कर रखी है। और गाइज ये सिर्फ फॉरेन में हो सकता है, इंडिया में तो पार्क्स हैं जहां पर सो कॉल्ड डेट बनाई जाती है। और अब यही हम देखते हैं जहां पर ये तो अपनी डेट बना रहे हैं, उसी मोमेंट पे पुलिस रात को इन्वेस्टिगेट कर रही है उस बैंक चोर के बारे में जिन्हें उसकी बाइक मिल चुकी है, जहां पर वो और इन्वेस्टिगेट करने के लिए जंगलों में जा ही रहे थे, जहां पर वो पहुंच चुके थे टाइलर वाली प्लेस तक, जहां पर टाइलर ने एक मूवी दिखाई थी वेडनेसडे को जो उसे इतनी खास अच्छी नहीं लगी, बट वो खुश है यहाँ पर आके पूरे इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को फील करके। और यहाँ पर टाइलर बोलता है कि तुम मुझे अब और पुश नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ रहना थोड़ा अलग है बट मुझे अच्छा लगता है। जहां पर वेडनेसडे बताती है कि अजीब होगा, तुम इरिटेट भी हो सकते हो, बट यहाँ पर टाइलर बोलता है कि वो सब कुछ सहने के लिए तैयार है और वो बस किस करने ही वाले थे, बट तभी टाइलर के डैड वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो रात को, और प्लीज मत कहना कि ये डेट का माहौल है, यहाँ पर चोरियां हो रही है, यहाँ पर कुछ अजीब चीजें होने लग रही हैं और तुम जंगल के बीच में डेट कर रहे हो, मुझे सुनना ही नहीं है कि तुम यहाँ पर थे, सामान पैक करो और अपने घर जाओ। जहां पर हम देखते हैं टाइलर कुछ ना करते हुए यहाँ से जाने लगता है, जहां पर इनकी किस अधूरी रह चुकी थी। बट जब वेडनेसडे अपने रूम में पहुंचती है उसे सब कुछ टूटा फूटा नजर आता है और देख पाती है कि शायद वो डायरी किसी ने चोरी कर ली है और ये थिंग कहां पर है, और उसे नजर आता है थिंग जिसपे चाकू गाड़ा हुआ था किसी ने, और यहाँ पर थिंग को देख के वो घबराने लगती है और उसे सीधा भागते हुए लेके जाती है अंकल फोस्टर के पास, और यहाँ पर अंकल फोस्टर उठ के उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे जो इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, और जिसको देख के वेडनेसडे बहुत ज्यादा इमोशनल है और शायद वेडनेसडे अब थिंग को भी खो देगी, किसी ने उसे जान से मार के उस डायरी को चुरा लिया है और इसका बदला शायद वेडनेसडे लेगी, बट तब तक के लिए वो शायद अपने पेट स्कॉर्पियो को खोने के बाद शायद अब थिंग को भी खो देगी। बट यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिक शॉक मारने के बाद वो होश में आने लगता है और यहाँ पर वेडनेसडे बहुत ज्यादा इमोशनल थी और प्रॉमिस करती है उसे जिसने भी ये किया है उसको तड़पा तड़पा कर मारेगी और इतनी दर्दनाक मौत देगी कि वो भूलेगा नहीं कभी भी। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे को किसी ने कहीं ना कहीं चैलेंज किया था थिंग को मार के, बट यहाँ पर अब थिंग बच चुका है तो उसके अंदर स्टिचेस अंकल फोस्टर लगाएंगे और उसका ख्याल रखेंगे। बट अंकल फोस्टर के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि पुलिस उन्हें ढूंढते हुए नेवरमोर स्कूल के पास आ चुकी है, तो पकड़े जा सकते हैं, उन्हें सुबह यहाँ से जाना ही होगा। जहां पर अंकल फोस्टर बोलते कोई नहीं, मैं तो यहाँ से कल चला जाऊंगा, आज थिंग का ख्याल रख लूंगा, और वैसे भी वेडनेसडे तुम मेरी फेवरेट हो। जिसको सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है वेडनेसडे और बोलती है कि उसके भाई को जरूर बोलना कि वो उसकी फेवरेट है जिससे कि वो जले, और ये देख के वेडनेसडे खुश होते हुए जाने लगती है। यहाँ पर थिंग भी बच चुका है और अंकल फोस्टर उससे मिलने के बाद अब जा रहे हैं। और अब यहाँ हम देखते हैं वेडनेसडे को लगता है कि अब सीधा उसे प्रिंसिपल से मिल ही लेना चाहिए, जहां पर मिस थॉर्नेल भी अवेलेबल थी और वो बताने लगती है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एक हाइड है जिसके बारे में उसने उस बुक में पढ़ा था, बट वो अब चोरी हो चुकी है तो उसे पता लगाना है कि असली कातिल कौन है। उस पे भी अटैक होने की कोशिश हुई है, जिस मोमेंट पे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा शॉक थी, बट उसे पता था हाइड के बारे में कि वो क्रीचर कोई और नहीं हाइड है। बट यहाँ पर वो मिस थॉर्नेल के सामने सब कुछ ना बताते हुए उसे वहां से भेजने के बाद बताती है वेडनेसडे को कि हाँ उसे पता था कि वो क्रीचर कौन है, बट उसे 30 साल पहले नेवर
मोर में बैन कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके मास्टर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर फॉकनर जिसने वो डायरी लिखी है उसने भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी बट वो भी मारा गया। और यहाँ पर हाइड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है और अगर लोगों को ये बात पता चल जाती तो शायद वो स्कूल को ही बंद कर देते। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती थी, इसलिए उसने सारी बातों को छुपाया। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये सारी मौतें होने लग रही हैं और प्रिंसिपल स्कूल को बचाने के लिए सब बातों को छुपा रही है। पर वेडनेसडे से पूछना चाहती है प्रिंसिपल कि उसे अगर किसी पे शक है तो उसे बता दे, बट यहाँ पर कुछ भी ना बताते हुए वेडनेसडे वहां से जाने लगती है। जिस मोमेंट पे प्रियंका उससे मिलकर मेयर वोकर की डेथ के बारे में पता लगाना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं मेयर वोकर के बेटे की दोस्त बन चुकी थी, जहां पर उन्हें पता चलता है कि मेयर वोकर गेट्स फैमिली के घर के बारे में कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहां पर पता चल चुका है लॉरेल गेट्स वापस अपनी प्रॉपर्टी पे आ चुकी है। बट इन्हें ये नहीं पता है कि कौन है लॉरेल गेट्स और वो किस तरह इस हाइड को कंट्रोल कर रही है और एक एक करके हर उस आदमी को मरवा रही है जो रीजन है उसकी फैमिली के खत्म होने का, जैसे कि मेयर और बाकी सब लोग जिसने नेवरमोर को सपोर्ट किया और स्पेशली नेवरमोर उसके बच्चे जिनको खत्म करवाना चाहती थी। जिस मोमेंट पे अब लॉरेल गेट्स का डाउट वेडनेसडे को जाता है अपनी थेरेपिस्ट पे और उसे लगता है कि शायद वही है लॉरेल गेट्स और यहाँ पर वो आ चुकी है तो उसे कन्फेस तो करना ही पड़ेगा उसको। जिस मोमेंट पे वो उसके पास जाती है अपने थेरेपी सेशन के लिए, बट तभी उसकी थेरेपिस्ट बोलती है कि आज तो कोई सेशन है ही नहीं तो तुम ऐसे ही नहीं आ सकती हो। बट हम देखते हैं यहाँ पर वेडनेसडे आकर वो बॉक्स उसे थमाती है जो लॉरेल गेट्स का था और बोलती है कि तुमने इसमें कुछ फोटोज भी रखी हुई थी मेरी और ये तुमसे बिलोंग करता है और शायद तुम ही हो लॉरेल गेट्स और वो कातिल जो हाइड को कंट्रोल करती है। बट ये सारी बातें सुन के थेरेपिस्ट को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे बदतमीजी भरे इल्जाम वेडनेसडे को उस पर लगाने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और अगर वो ऐसी बदतमीजी करती रही तो वो उसको बच्चों वाली जेल में भिजवा सकती है उसकी हरकतों की वजह से और वो उसको अब तक बचाई रही थी जज से। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेडनेसडे को डर नहीं लग रहा है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे बच्चों वाली जेल में पहुंचा भी दोगी तो मैं वहां से भी भाग सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। जिस मोमेंट पे वेडनेसडे तो उसे वॉर्न करके वहां से जाने लग रही थी बट यहाँ पर अब गुस्सा आ चुका था थेरेपिस्ट को और वो सीधा प्रिंसिपल को फोन करके वेडनेसडे की इन हरकतों के बारे में बताने लगती है। बट तभी उसका कोई सेशन था किसी और के साथ में और यहाँ पर दूसरा डोर अपने आप हिलने लगता है और अजीब अजीब आवाजें आती हैं और यहाँ पर थेरेपिस्ट पे भी किसी ने अटैक कर दिया है वेडनेसडे के यहाँ से जाते ही। और अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं वेडनेसडे और प्रिंसिपल दोनों वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर पता चले शायद थेरेपिस्ट की जान बची गई हो, बट यहाँ पर उसकी मौत हो चुकी थी, जिसको देख के लगता है कि शायद अब वेडनेसडे को ही कुछ करना पड़ेगा। जहां पर वो मिलने के लिए जाती है एक्सेवियर से और उसको ब्लेम करने लगती है कि उसके फ्रेंड थिंग को उसने चाकू से स्टैब कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेवियर बोलता है प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बट यहाँ पर वो उसको बार बार ब्लेम करती है और उसके लेटेस्ट पेंटिंग को दिखाती है जो उसके थेरेपिस्ट के ऊपर पंजे लगने की थी, जहां पर इसको देख के समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं एक्सेवियर को पता था कि उसकी मौत होने वाली है और उसकी शायद अल्टरनेटिव साइट है जो ये सब चीजें करती है। और उसके बाद एक्सेवियर उसकी पेंटिंग बनाता है जिस मोमेंट पे उसको फ्रेम किया था वेडनेसडे ने नकली सबूत लगाकर, जिससे कि वो एक्सेवियर को जेल के पीछे भेज सके। जहां पर हम देखते हैं पुलिस आ चुकी थी और ये सारा प्लान था वेडनेसडे एडम्स का ही, जिसको देख के एक्सेवियर बोलता है कि मुझे तुम्हें मरने देना था रॉन के हाथों, वो ज्यादा बेटर रहता। बट यहाँ पर वेडनेसडे को लगता है कि उसने कई लोगों की जान बचाई है जो शायद फ्यूचर में मरने वाले थे एक्सेवियर के हाथों और अब शायद वो लोग बच चुके हैं। और वो सीधा अपने रूम में जाने लगती है वापस रिलीफ फील करने के बाद और वहां उसे मिलती है इनेट जो रूम में वापस आ चुकी है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर थिंग पे अटैक हुआ है और वेडनेसडे की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी और यहाँ पर वो एक दोस्त को अकेला तो छोड़ नहीं सकती है, इस वजह से वापस रूम में आ चुकी है। हाँ, दूसरों के साथ फन था बट वो वेडनेसडे को भी मिस कर रही थी, जहां पर थिंग भी मिस कर रहा था इनेट को क्योंकि वो तो उसका अच्छा चड्डी बड्डी दोस्त बन चुका था। और यहाँ पर वेडनेसडे भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है इनेट को लेकर, बट वो जानना चाहती है उसकी डेट के बारे में और एक्सेवियर के बारे में, जहां पर वेडनेसडे बताती है कि एक्सेवियर तो जेल जा चुका है, वो बेटर है क्योंकि वो एक कातिल था और पहली बार उसे अच्छा लग रहा है सही प्रूव होने के बाद कि उसने सही कातिल को जेल के पीछे फेंक दिया। और उसकी डेट पूरी नहीं हो पाई टाइलर के साथ में क्योंकि उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया था। बट यहाँ पर इनेट बताती है कि किस तरह टाइलर की आज नाइट शिफ्ट है और वो अभी भी कैफे में होगा, तुम चाहो तो उससे जाके मिल सकती हो। जिसको देखकर वेडनेसडे जाती है सीधा कैफे में अकेले टाइलर से मिलने के लिए। और अब हम देखते हैं टाइलर को जो साफ सफाई करने लग रहा था अपने कॉफी शॉप में, जहां पर उसके पास आ चुकी है वेडनेसडे मिलने
के लिए और बताने के लिए कि यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि असली मॉन्स्टर एक्सेवियर था जो पकड़ा गया है, जिसके बारे में यकीन नहीं करता है टाइलर कि यार वो कैसे हो सकता है। और यहाँ पर वेडनेसडे बोलती है कि अब उसे पता है किस पे यकीन करना है और किस पे नहीं, जहां पर वो दोनों किस करने लगते हैं जो उनकी किस अधूरी रह गई थी। और यहाँ पर किस करते करते वेडनेसडे को आता है एक और विजन, और इस विजन में वो देख पाती है थेरेपिस्ट के पास उस मॉन्स्टर को उसे मारते हुए, जहां पर उसे नजर आता है कि ये मॉन्स्टर बदल चुका है उसी के बॉयफ्रेंड में। और यहाँ पर एक्सेवियर वो मॉन्स्टर नहीं है बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है वो रियल मॉन्स्टर। तो गाइस ये तो सच बात है, लड़कियों का टेस्ट हमेशा मेन में खराब ही रहेगा, उन्हें बैड बॉय पसंद आने वाले हैं। अच्छे लड़के दुनिया में हैं, जिस तरह की कोई शो टाइम एक्सप्लेनर यूट्यूब चलाने वाला लड़का, उसको कोई नहीं पटाएगा, बट ऐसे मॉन्स्टर को पटा चुकी थी वेडनेसडे। और यहाँ पर वो अब डर चुकी है सच्चाई जानने के बाद, और अब यहाँ से भागने लगती है, जिसको देख के टाइलर समझ नहीं पाता है। और यहाँ पर वेडनेसडे को लगता है कि उसका टाइप है कि जिस लड़के को उसने पहली बार किस की वो साइकोटिक मॉन्स्टर किलर निकला। उसे लगता है कि उसका टाइप अजीब ही है, जिसको देखने के बाद वहां से वो भागने लगती है। और मेरे जैसे लड़के सिंगल होने के बाद ये वीडियो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर वेडनेसडे अपनी जान बचा के भाग रही है और अगले एपिसोड में देखता है कि कहां तक भाग पाती है टाइलर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।